विराजमान और शिक्षा, नई नीति, भाषा जैसे विषयों में करने वाले सभी श्रोतागण, मैं पाठ यात्रा तो छोड़ ही चुका हूँ, मगर मैं यह जाने का साहस नहीं करता। इसके दो कारण। पहला कि कई अनर्गल बातें सुनने को मिलती हैं, मन और दूसरी अपनी कमजोरी है कि इस उम्र में जाकर आदमी स्मृतियों में खो जाता है और बहुत सारी अलग बातें खोज कर करने लग जाता है। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसी बात आपको सुनने को ना मिलेगी। लेकिन स्मृतियों में वो जाने के डर को ध्यान में रखते हुए विवेकानंद जी को और सुभाष चंद्र बोस को याद करना मुझे लगा कि शायद आपको अच्छा लगे सुनकर। विवेकानंद जी और सुभाष चंद्र बोस आज से लगभग 60 साल पहले मैं कलकत्ता विश्वविद्यालय में कुछ व्याख्यान देने के लिए गया था। विश्वास नहीं हो करे गया कि लंच जब हुआ तो एक आदमी मुझसे मिला, कंधे में झोला लटकाया, चप्पल पहने हुए, और मुझसे ऐसे बात कर रहे थे वो जैसे साधारण श्रोता। बाद में मुझे किसी ने बताया कि ये शिक्षा मंत्री हैं बंगाल के। हमारे यहाँ 2 कौड़ी के मिनिस्टर हो जाते हैं तो लाइन लग जाती है सिक्योरिटी। तो उसने हमसे कहा कि सर एक दिन के समय प्रेसिडेंसी कॉलेज में आप लीजिए। मैंने बहुत नाम सुना था प्रेसिडेंसी कॉलेज का, अब तो वो यूनिवर्सिटी हो गई है। तो क्या स्वयं भी जाना चाहता था, कोई पसंद नहीं था, इसलिए अपनी ओर से नहीं प्रस्ताव गया। 2 लोगों के बारे में पता चला, दिखाया गया। सुभाष चंद्र बोस और विवेकानंद एक ही क्लास में पढ़ते थे, एक ही साथ बैठते थे, और दोनों की अंग्रेजी किसी अंग्रेज से कम अच्छी नहीं, कुछ ज्यादा ही अच्छी। एक दिन ऐसा हुआ कि सुभाष चंद्र बोस और उनके पीछे विवेकानंद धीरे से उतर रहे। आखिरी 2 सीढ़ी से पहले सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पूरी ताकत से एक तमाचा उस अंग्रेज प्रिंसिपल के सिर पर मारा, पीछे विवेकानंद, और मार के कूद के भाग गया। उसको नहीं पकड़ा जा सका। फिर विवेकानंद से पूछताछ हुई कि वो कौन था, तो विवेकानंद को याद करते हुए एक बात उनकी मैं बताना चाहता हूँ। वो कहते थे, इस बात पर लोग गौर करना चाहिए कि धर्म को थोड़ा वैज्ञानिक होना चाहिए। बहुत विचारणी बात कही, और विज्ञान को थोड़ा धार्मिक। हम जब भाषा पर विचार कर रहे हैं तो भाषा कैसे बनी, इतने भाषा वैज्ञानिक हैं हमारे रामदरस हैं, तो बहुत सारे संदर्भ हैं। पर उनको मैं छोड़ता हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ
मैं नई शिक्षा नीति पर बात नहीं करूँगा और मुझे ज्ञान भी नहीं है। शिक्षा नीति पर भी बात नहीं करूँगा, वो भी बहुत, मैं केवल हिंदी पर बात करूँगा, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मुझको है। और हिंदी का जो मामला है वो अभी इसी का हम छोड़ दी, अभी इस समय हिंदी की शत्रुता किस स्तर पर चलाई जा रही है हमारे अपने देशवासियों के द्वारा, इसका अंदाज शायद आपको होगा, मुझे थोड़ा अधिक है। प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, कौन सा सन होगा मुझे भूल गया, आप याद कर लीजिए, वो 82 कुछ था, ऐसे ही मुझे याद नहीं, वैसे नहीं था, वो 2000 था। 2000 में मॉरिशस में मेरी एक किताब का भोजपुरी रामदेवता का लोकार्पण हो रहा था। अभी जो आए थे ना नवीन चंद्र राम गुलाम जो लिख रहे थे, अभी आए, उस वक्त बिल्कुल जवान थे और तब अपने पिता के नाम के साथ नाम आता था इनका, नवीन सागर राम गुलाम। तो गुलाम थे पिता गए थे, अब वो नवीन चंद्र लिखने लगे हैं। तो नवीन सागर राम गुलाम ने उस किताब का लोकार्पण करते हुए 5 मिनट शुद्ध भोजपुरी में बोले और उसके बाद क्योंकि 250 देशों के लोग वहाँ आए हुए थे जो भोजपुरी जानते थे, उसके बाद उन्होंने 2-4 मिनट अंग्रेजी में भाषण किया और फिर ये कहा कि ऐसे लोग भी हैं जो अंग्रेजी भी नहीं जानते हैं, इसलिए मैं अब थोड़ी अपने देश की भाषा में बात करूं। और मॉरिशस देश की भाषा आपको शायद अंदाज होगा, अजब किस्म की खिचड़ी भाषा है मॉरिशस की। अब मॉरिशस के बारे में बताने लोगों को लिखा बहुत है, मैंने कुछ पढ़ लीजिएगा कि मॉरिशस में कोई जाता ही नहीं, वो भयानक देश था। अंग्रेजों को सबसे पहले तो वहां पर वो डच आए और डचों ने हॉलैंड में, आपको शौक हो तो कभी 2 बजे रात को हॉलैंड का टेलीविजन ऑन कीजिए तो उसमें एक आती है, एक कार्यक्रम आता है, अरे बेटा गावेला तो बड़ा नीक लागेला, ये हॉलैंड। ये 2 बजे था, अचानक मुझे कोई प्लान नहीं था, जहाँ हम लोग ठहरे हुए थे वहाँ रात को बहुत देर तक कार्यक्रम चला, रिसेप्शन तक का भाषणबाजी हुई, तो आके बहुत देर हो गई, नींद नहीं लग रही थी, तो मैंने ऐसे ही ऑन कर दिए थे, उसको ही याद आ। तो जो भाषा वहाँ की है वो अजीब सी भाषा, उसमें कैरेबियन, मैक्सिको, अंग्रेजी वहाँ की भाषा है, फ्रेंच और भोजपुरी ये अजब मिलावट। जैसे मिस अंग्रेजी में कहते हैं लड़की को, तो अब एक वाक्य बने होगा वहाँ पर कि वहाँ जो अगली है या जो काम करने वाला है तो वो बोलेगा मिसेवा, मिस भोजपुरी से जुड़ के मिसेवा ब्रेकफास्ट में ब्रेड खाता, ये भाषा है। तो बहरहाल वो अलग हो सकता है। महात्मा गांधी के स्पर्श से कहाँ कहाँ सोना बना है, उसमें एक उदाहरण मान सकते।
इंग्लैंड से लौट रहे महात्मा गांधी पानी के जहाज से लौट रहे थे। मॉरिशस के तट पर उनका जहाज खड़ा हो गया और ये कहा गया इंजीनियर्स के द्वारा, इंग्लैंड से आएंगे इंजीनियर, तब रिपेयरिंग होगी, तब तक आप सब लोग यहीं बने रहे। गांधी बने रहने वाले कहाँ से उतर गए और घूमने लगे। और जब देखा उन्होंने कि ये यहाँ तो हिंदी बोली जा रही है, भोजपुरी बोली जा रही है, भले वो फ्रेंड्स मिला के बने रहे, तो उन्होंने कहा घूमना शुरू किया। और उन्होंने फिर वही प्रेरक थे यहाँ के लोगों को, सिर्फ अगर राम गुलाम वगैरह के, कि भाई तुम लोग इसको यहाँ आए हो, ये तुम्हारा देश है, इसको क्यों, ये तुम्हारा देश है तो कब्जा करो। जैसे डॉक्टर लोहिया ने इसके लिए कहा था गोवा गए थे वो, और गोवा ने देखा कि वहां पर पुर्तगाली परंपरा ही चल रही है सब जगह। और डॉक्टर लोहिया ने कहा था हमारा खाली ये सरसक की बात होगी। लोहिया ने कहा था अरे भाई ये दोहराओ पुर्तगालियों को तुम लोग, ये इस पर कब्जा करो। उसी तरह गांधी ने वो दिया वहाँ, और फिर यहाँ एक नौटंकी किया उन्होंने, अंग्रेजों ने एक शब्द गढ़ लिया, गिरबिटिया। हिंदी की शब्दावली में इन गिरबिटियों का बड़ा योगदान। अरे गिरबिटिया है क्या? नाम मैं नहीं लूंगा, बहुत विद्वान लोगों का नाम लेके डर लगता है। एक विद्वान ने गांधी के लिए लिखा, एक उपन्यास लिखा, बड़ी तारीफ भी उसकी हुई, सम्मान भी मिला, और उसमें लिखा उन्होंने पहला गिरबिटिया। और गांधी गिरबिटिया थे कि नहीं, ये आप तय कीजिए, मैं गिरबिटिया की तफसील बताता हूँ कैसे बनाया। उनको गन्ने की खेती करने के लिए सस्ता लेबर चाहिए, और सस्ता लेबर कहाँ सबसे ज्यादा उपलब्ध था? हिंदुस्तान में सबसे घनी आबादी जो थी वो बस्ती से लेकर बिहार तक की बस्ती अपना। तो यहाँ पर उनके डिपो खुले, बस्ती में इकट्ठे होते थे मजदूर, और फिर पटना तो बड़ा डिपो था, और फिर वहां से पहला जहाज गया था 1830 में। मॉरिशस की और उन देशों की एक विशेषता और भी कि वहां कोई जात प्रथा नहीं, कोई ब्रदरहुड नहीं चलता। वहां एक जाति है जिसका नाम है जहाजी भाई। 1830 के पहले जहाज में जो गए थे, तो किसी भी जात के वो धर्म के हो, हनुमान चालीसा लेके गए हों, कुरान का की हिदायतें कुछ लेके गए हों, लेकिन वो अपने को जहाजी भाई कहते। उनके यहाँ आपस में शादी ब्याह में भी कोई भेद नहीं। और मैंने एक ऐसा दृश्य भी देखा कि लाखों रुपए का सूट पहने हुआ एक लड़का शादी के मंडप में बैठा है। ये रियल घटना है, पढ़ी हुई नहीं। और ये वही हो रहा था गांधी संस्थान में, और उसके सूट पर जो महिलाएं थी वो हल्दी ऐसे छाप रही थी जैसे यहाँ आपने देखा होगा लगाती हैं थोड़ा कंधे को पूरा, और बिल्कुल वो मुस्कुराता हुआ उसको स्वीकार कर रहा था। और जो गाने गाए जा रहे थे वो अक्षरशः वही गाने थे जो हमारे यहाँ उस समय गाए जाते। अब तो आप जानते हैं कि अब तो फिल्मी गाना गाया जाता है, वो हल्दी होता है जो भी हो। वो शुद्ध रूप में 19वीं शताब्दी के
लोकगीत जो हमारे गाँव में था वो गा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे दृश्य थे जिससे उनकी संस्कृति बनी। और ये सब मैं आ जाता हूँ हिंदी की शब्दावली पर। यहाँ तो जब मीडिया वाला आ गया तो थोड़ा शेप हो गया। हिंदी की शब्दावली में जहाँ जिसको कहते हैं हम एक वो सोनीपत हरियाणा का जो हिस्सा है, वहीं की बोली को पहली बार खड़ी बोली कहा गया। और खड़ी बोली का एक आधार मेरे मन में ये है कि जैसे जैसे आप पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे बोली का खड़ापन का नट की तरह का एक खड़ापन है वो नरम होता है। जैसे अपने बाप से भी पूछना हो हरियाणा के लड़के को कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो क्या करेगा? सुना है भी आपने, तू किधर जा रहा है? ये उसकी सहज बोली। हम सुनेंगे तो हमको लगेगा बराबर तो भी है, लेकिन वो उसकी सहज बोली। आई धीरे धीरे इधर चले आइए, आगरा से नरमी शुरू हो जाती है और अवध में आते आते तो आप कहाँ जाए जाता और इधर आइए तो वो कहाँ जाए। ये नरमी बंगला में आकर वही जो क है वहाँ का आदमी उच्चारण करेगा क ख ग घ, ऐसे। बंगला में आकर क्या हो जाएगा? ओ का ही उच्चारण, सीधा नहीं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण। अब मैं केवल ये बताना चाहता हूँ आपको कि जिस हरियाणा को खड़ी बोली का आज रूप मानते हैं, उसकी अपनी जो शब्दावली है इतनी कम है कि अगर आप कभी हरियाणा की फिल्में देखें तो आपको पता चल जाएगा बहुत ही कम शब्दावली होती है। और सबसे ज्यादा शब्दावली जिस भाषा की है, जिस बोली की है, वो अवधी और भोजपुरी। भोजपुरी अवधी से भी ज्यादा इसलिए हो गई है कि भोजपुरी में वो सब शब्द जुड़ गए हैं, हजारों शब्द जो विद्या वालों के। ये सोचिए, मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ कि भोजपुरी की शब्दावली में अपार संभावनाएं हैं और इसमें शब्द निर्मिति जो है सबसे अधिक क्षमता संस्कृत की। एक प्रत्यय लगाकर आप बैठे हुए सुशील कुमार जी 50 सैकड़ों हजारों शब्द बना एक बात। भोजपुरी की वो विशेषता देखिए, जैसे आम का सामान्य हिंदी में कच्चा आम पड़ता ये है। आप जरा भोजपुरी की शब्दावली पर गौर कीजिए। मंजरी शब्द तो है, संस्कृत में है, हिंदी में है, उसमें है। भोजपुरी की एक क्षमता है कि भोजपुरी में आप जरा गिनिएगा शब्द मंजरी रखती है और आप सब गांव से परिचित हैं। मोजर जब इस पर टूट पड़ते हैं भावरे, उसमें मधु की चरत आता है। भोजपुरी गीतों में आता है जैसे अमवा की मोजरा से रस चूहे। तो उस स्टेज पर मोजर में जब पहली बार सरसों जैसे दाने पड़ने लगते हैं तो उसका नाम है सरसई।
सरसई, और सरसई के बाद जब सरसों के दाने से थोड़ा बड़ा होता है तब कहते हैं दाना परत। अब दाना परत और आगे बढ़िए, उसके बाद वाली स्टेज, उसके बाद में जब पहली बार थोड़ा और बड़ा आकार होता है तो कहते हैं टिकोरा। और टिकोरा में के बाद की स्टेज है कि उसमें टिकोरे के अंदर वाला जो थोड़ा सा तत्व है वो कड़ा होने लगता है, जिसके बाद गुठली बनती है। तो कड़ा होने लगता है तो उसके बाद भोजपुरी के बाद शब्द है, कोई किसी दुनिया की भाषा में ये स्टेजेज नहीं है कि अब कौड़िया, और फिर उसके बाद कौरियात जब कौरियात वाले से बीत गई तब अठिलियात, अठिली बना, उठली। और तब उसके बाद धीरे धीरे वो कच्चा पक्का वाली स्टेज आती है। आप बताइए दुनिया किसी भाषा में इसके स्टेज हैं किसके? ये ताकत है भोजपुरी। इसी हिसाब से आप मैंने जिसको अंग्रेजी में आपको कहा जा रहा है स्टार्टअप किया है, आप अपनी क्षमता से इसका अपना चाहे जितना किन्हीं शब्दों के लिए लिखिए, आपको अपार संभावना मिलेगी। और ये ताकत है हिंदी की, सिर्फ एक बोली तो हिंदी की ताकत के बारे में ओवरऑल आप अंदाजा लगा लीजिए। धन्यवाद।